क्या आपको पता है, साउथ कोरिया ने समुंदर को रोकने के लिए नहीं, समुंदर से जमीन बनाने के लिए $20 बिलियन का प्लान निकाला। ये कहानी है इंचोन के पास सेमंग्युम जैसे कोस्ट को रीशेप करने की, जहां टाइड्स और रिक्लेमेशन ने इंजीनियरिंग को एक नया इम्तिहान बना दिया। शुरुआत यही से होती है। कोरिया के वेस्ट कोस्ट पर फ्लड कंट्रोल और फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए सेफ स्टेबल लैंड की डिमांड बढ़ रही थी। किसे लगा होगा कि समुंदर की लहरों को कंक्रीट की दीवार से मोड़ दिया जाएगा, लेकिन यही सोच थी एक मेगा बैरियर और रिक्लेमेशन सिस्टम जो लैंड यूज को फ्यूचर की तरफ धकेल दे। प्रॉब्लम सिर्फ स्पेस का नहीं था, सोलंडर और नियर बाई कोस्ट्स पर टाइड्स और सैलिनिटी इंट्रूजन फार्मिंग को डिस्टर्ब करता था। साथ ही एक्सट्रीम वेदर के साथ स्टॉर्म सर्ज का रिस्क बढ़ता गया। कोस्टल मैनेजमेंट के लिए डिकेस और सी वॉल्स मौजूद थे, पर स्केल यहाँ बहुत बड़ा था। कोरिया को इंडस्ट्रियल जोन्स, हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए जमीन चाहिए थी। एग्जिस्टिंग लैंड लिमिटेड था और अर्बन प्रेशर ने डिसीजन को अर्जेंट बना दिया। उस वक्त गवर्नमेंट और प्लानर्स ने एक शॉर्टकट सोचा, जहां कोस्ट लाइन को एक्सटेंड करके नए टाइडल फ्लैट्स और वाटर बॉडीज को कंट्रोल्ड हाइड्रोलॉजी में बदला जा सके। इसी कॉन्टेक्स्ट में सेमंग्युम कोस्टल प्रोजेक्ट का आइडिया मजबूत हुआ। प्लान ने सबको हैरान कर दिया। प्रोजेक्ट का कोर एक लॉन्ग सी वॉल और उसके पीछे एक्सटेंसिव लैंड रिक्लेमेशन था। क्योंकि वेस्ट कोस्ट में टाइड का रेंज काफी सिग्निफिकेंट होता है, इसलिए वॉल को सिर्फ वर्टिकल बैरियर नहीं, एक डायनामिक हाइड्रोलिक सिस्टम बनाना था। डिजाइनर्स को वेव्स, करंट्स और सीबेड कंडीशंस को एक साथ हैंडल करना था। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के दौरान एनवायरनमेंट और सेडिमेंट मूवमेंट भी कंट्रोल करनी थी। समुंदर का फ्लोर सॉफ्ट हो सकता था और इस टाइप के वर्क्स में सेटलमेंट का रिस्क रहता है। इसीलिए प्लानिंग में जियोटेक्निकल सर्वेज, ग्रैन्युलर फिल और आर्मर लेयर्स की डिटेल्ड सीक्वेंस बनानी पड़ी। बजट और टाइम होराइजन हेवी था और एग्जीक्यूशन का कोऑर्डिनेशन मल्टीपल एजेंसीज के बीच चलना था। तो आखिर ये बन कैसे पाया? दवाइयां या मैजिक नहीं, बस काम, प्लानिंग और मैसिव मशीनरी। इंचोन से डोर ये कोस्टल स्ट्रेच हेवी ड्रेजिंग और रॉक प्लेसमेंट के थ्रू मटेरियल से भरना शुरू हुआ। सी वॉल का स्ट्रैटेजी यहाँ अर्थवर्क्स और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का मिक्स था। बैरियर के लिए लार्ज क्वांटिटी में ब्रेक वाटर रॉक और आर्मर स्टोन लगाए गए ताकि वेव एनर्जी डिसिपेट हो। कंस्ट्रक्शन के दौरान गेट्स और स्लूस लाइक स्ट्रक्चर्स को फ्यूचर वाटर मैनेजमेंट के हिसाब से डिजाइन किया गया। रिक्लेमेशन जोन में फिल मटेरियल को कंट्रोल्ड लेयर्स में प्लेस किया गया ताकि कंपैक्शन और स्टेबिलिटी इंप्रूव हो। रेगुलर मॉनिटरिंग से सेटलमेंट, सीपेज और वेव ओवरटॉपिंग रिस्क को ट्रैक किया गया। जहां सीबेड पर इरोजन का डाउट होता, वहां प्रोटेक्टिव लेयर्स और रीइंफोर्समेंट ऐड होता। यही इटरेटिव अप्रोच थी जो एक इम्पॉसिबल सा प्रोजेक्ट को ग्रेजुअली वर्केबल बनाती गई। स्केल और मेहनत को समझना हो तो लॉजिस्टिक्स को देखो। सीमेंट, स्टील एंड एग्रीगेट का सप्लाई चेन डोर डोर से चलती थी। ड्रेजर्स हर दिन मिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर्स के हिसाब से सेडिमेंट मूवमेंट को मैनेज करते। क्रशर्स, बैचिंग प्लांट्स और बार्जेस के थ्रू कंटिन्यूअस मटेरियल फ्लो चलता। कंक्रीट का यूज सिर्फ स्ट्रक्चरल पॉइंट्स पर होता। मोस्टली बल्क वर्क्स में रॉक फिल और इंजीनियर्ड एम्बैंकमेंट डोमिनेट करता। टीम्स को वेदर विंडोज के हिसाब से स्केड्यूल एडजस्ट करना पड़ता। टाइड्स की टाइमिंग से काम का सीक्वेंस सेट होता और हेवी स्टॉर्म्स में ऑपरेशंस पॉज भी होते। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में भी यही थीम आता है, लॉन्ग ड्यूरेशन, हाई अनसर्टेनिटी और कांस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट। सबने काम का असर सीधा दिखता जब कोस्ट लाइन एक आर्टिफिशियल बाउंड्री बनाती हुई नजर आती। कॉस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ एस्टिमेट रफली $20 बिलियन के ऑर्डर में बताए गए सी है, जो इसकी मेगा नेचर को शो करता है। ये फिगर मीडिया रिपोर्ट्स में और पॉलिसी डिस्कशंस में आता रहा है, पर कॉस्ट सिर्फ पैसे का नहीं, टाइम का भी था। ईयर्स की डिलेज, डिजाइन रिफाइनमेंट्स और प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस ने ओवरऑल टाइमलाइन को स्ट्रेच किया। इन्फ्लेशन, लेबर कोऑर्डिनेशन
और एनवायरमेंटल कंप्लायंस ने फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ाया। इंजीनियर्स के लिए हर फेज में क्वालिटी एश्योरेंस, इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्पेक्शन का काम जरूरी था। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ वर्किंग कंडीशंस भी टफ रही, क्योंकि ऑफशोर का एनवायरनमेंट हार्श होता है। इसलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर का काम नहीं, एक सस्टेन्ड नेशनल एफर्ट था। लेकिन हर मेगा प्रोजेक्ट की तरह कंट्रोवर्सीज भी साथ आई। सेमनगम से कनेक्टेड वेटलैंड इकोसिस्टम्स पर इंपैक्ट को लेकर सीरियस कंसर्न्स उठाए गए। कुछ एक्सपर्ट्स ने आर्ग्यू किया कि टाइड ड्रिवन हैबिटेट्स, इंटरटाइडल फ्लैट्स और माइग्रेटरी बर्ड्स के फीडिंग ग्राउंड्स चेंज हो जाएंगे। इकोलॉजिस्ट्स ने यह पॉइंट उठाया कि रिक्लेमेशन से वाटर सर्कुलेशन पैटर्न बदल सकता है, जिससे वाटर क्वालिटी और सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होती। गवर्नमेंट ने मिटिगेशन मेजर्स और फेज्ड अप्रोच की बात की, पर पब्लिक डिबेट बराबर चलता रहा। कुछ मॉनिटरिंग डेटा ने दिखाया कि इकोसिस्टम रिकवरी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। मत्स्य इंडस्ट्री और लोकल फिशरीज के स्टेक होल्डर्स ने भी इंपैक्ट्स की बात की। साथ ही लॉन्ग सी वॉल के पीछे वाटर स्टैग्नेशन का रिस्क भी डिस्कस हुआ, क्योंकि एक्सचेंज लिमिटेड हो सकती है। पॉलिसी मेकर्स के लिए यहां बैलेंसिंग एक्ट था, इकोनॉमिक बेनिफिट्स वर्सेस इकोलॉजिकल कॉस्ट्स। कॉन्सिक्वेंसेस अब भी कंटिन्यू है। कुछ एरियाज में लैंड यूज डाइवर्सिफाई हुआ, न्यू इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्लान्स को पुश मिला। लेकिन एक क्लोज्ड हाइड्रोलॉजी सिनारियो में वाटर मैनेजमेंट क्रिटिकल हो जाता है। ड्रेजिंग और सेडिमेंट कंट्रोल का साइकिल मेंटेन करना पड़ता है। कई ऑब्जर्वेशंस में इन्वेसिव चेंजेस और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन जैसे थीम्स सामने आए। माइग्रेशन रूट्स को नेचुरली फॉलो करने वाले बर्ड्स के लिए ऑल्टर्ड कोस्ट लाइन्स न्यू चैलेंज क्रिएट कर सकती है। एट द सेम टाइम कोस्टल प्रोटेक्शन की लॉजिक भी रियल है। फ्लड्स और स्टॉर्म सर्ज रिस्क को मैनेज करने का टारगेट था। इसलिए प्रोजेक्ट का रिजल्ट मिक्स्ड है, न सिर्फ विनर स्टोरी, न सिर्फ लॉस स्टोरी। यही है डॉक्यूमेंट्री का असल लेसन। मेगा प्रोजेक्ट्स शॉर्ट टर्म यूटिलिटी दे सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म इकोलॉजी और हाइड्रोलॉजी पर उनका फुटप्रिंट कॉम्प्लेक्स होता है। फिर फाइनल रिजल्ट क्या निकला? सेमंगम कोस्ट पर एक नया लैंडमास और इंजीनियर्ड कोस्टल बाउंड्री डेवलप हो चुकी है। रिक्लेमेशन ने लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ स्पेस क्रिएट की, जिसे प्लानर्स ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज करने की कोशिश की। कोस्टल फ्लड मैनेजमेंट प्लानिंग को भी सपोर्ट मिला। लेकिन कंट्रोवर्सीज यही नहीं रुकी। ऑनगोइंग साइंटिफिक मॉनिटरिंग और हैबिटेट रेस्टोरेशन डिबेट्स आज भी टॉपिक है। अगर आप पूरे प्रोजेक्ट को एक लाइन में समझे, तो ये सी वॉल सिर्फ बैरियर नहीं, एक ट्रेड ऑफ मशीन भी बना। समुंदर से जमीन बनाने की यह अप्रोच दुनिया भर के कोस्टल इंजीनियर्स के लिए बेंचमार्क और वार्निंग दोनों है। और जब नेक्स्ट टाइम आप किसी फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइटल देखें, याद रखना हर सीमेंट और रॉक के पीछे एक लिविंग कोस्ट लाइन की कहानी होती है। साउथ कोरिया की ये $20 बिलियन वॉल बताती है, डिसीजन कितना बड़ा हो, इंपैक्ट का होराइजन उससे और ज्यादा लंबा होता है।